गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम जेनेटिक्स डिजीज़ की बात कर रहे थे। जेनेटिक्स जो डिजीज़ थे उनकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस जो था पीछे वाला उसकी बात हमने कर ली थी। कलर ब्लाइंडनेस जिसकी बात हमने कर ली थी। जो लिंग गुणसूत्र होता है एक्स, उसके ऊपर उपस्थित जीन जो है उसके अप्रभावी होने के कारण कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। आज जो हम बात करेंगे दूसरे डिजीज़ की 2 नंबर, वो है हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया या इसको बोलते हैं ब्लेडर्स डिजीज। ठीक है, हिंदी में आप बोल सकते हो रक्तस्रावी रोग। रक्तस्रावी रोग नाम से ही पता चल रहा है, रक्त का स्राव होने वाला रोग, या फिर इसको हीमोफीलिया बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले तो इस रोग में क्या होता है और इसमें किस प्रकार से जो घटनाएं होती हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले बताता हूं आपको। देखिए, इस रोग से जो भी मनुष्य पीड़ित हैं, जो भी इस रोग से मनुष्य पीड़ित होता है, उसके अंदर जो रुधिर का स्कंदन बनाने वाले कारक होते हैं। क्या बनाने वाले? रुधिर का स्कंदन। अब ये शब्द आता है, रुधिर का स्कंदन क्या होता है? तो देखिए, इसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोला जाता है? ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर के स्कंदन से मतलब होता है रुधिर का थक्का जमना। और ये हम पीछे वाले चैप्टरों के अंदर पढ़ भी आए हैं कि रुधिर का थक्का है वो किस प्रकार से बनता है, प्रोटीन के कारण बनता है। तो रुधिर का थक्का बनाने वाले जो कारक होते हैं उनका क्या होता है? अभाव होता है। और अभाव होने के कारण रुधिर का थक्का जो है वो बन नहीं पाता है। और जिस मनुष्य इस रोग से पीड़ित है, अगर उसमें छोटा सा भी घाव हो जाता है तो रुधिर है वो लगातार बहता रहता है। रुधिर जो होगा वो लगातार क्या रहता है? बहता रहता है। और रुधिर लगातार बहते रहने से मनुष्य के अंदर जो है रक्त की कमी हो जाती है और अंत में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस रोग को ही क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया या रक्तस्रावी रोग बोला जाता है। इस रोग की अगर बात करें तो शरीर पर कहीं भी अगर चोट लगती है तो खून जो है वो 5 से 7 मिनट तक लगातार बहता रहता है। 5 से 7 मिनट तक क्या रहता है? लगातार या इससे अधिक देरी तक लगातार बहता रहता है, जिससे क्या है? पूरा रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है और लास्ट में पीड़ित व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये तो हो गई इस रोग के अंदर होने वाली घटना की बात। तो सबसे बड़ी बात यही है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बनना ही क्या कहलाता है? हीमोफीलिया रोग कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी। जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस की बात की थी, उसी प्रकार से ये रोग भी पुरुषों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पुरुषों के अंदर होता है। कारण हम फिर से पढ़ेंगे कि केवल मैन के अंदर ये क्यों होता है, महिलाओं के अंदर क्यों नहीं होता। जबकि महिलाएं जो हैं वो इसकी वाहक होती हैं। महिलाएं इसकी क्या होती हैं? वाहक होती हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। जबकि पुरुषों के अंदर ये रोग होता है। ये रोग जो है वो अनेक पीढ़ियों से चलता रहता है। अर्थात इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वंशागत रोग बोला जाता है, या आनुवांशिक रोग आप लोग बोल सकते हो, जेनेटिक डिजीज इसको बोल सकते हो। जैसे इंग्लैंड की पूर्व रानी जो महारानी थी विक्टोरिया, कौन थी? विक्टोरिया। वो इस रोग की वाहक थी। इंग्लैंड की पूर्व रानी जो थी विक्टोरिया, वो इस रोग की क्या थी? वाहक थी। और उसकी अनेक आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर जो पुरुष थे वो इस रोग से ग्रसित थे। वो क्या थे? इस रोग से ग्रसित थे। इसलिए जो ये रोग है ये वंशागत होता है। इस रोग का उपचार जो है वो आज है
वो यही उपचार है कि रक्त का थक्का करने वाले कारक का इंजेक्शन लगाया जाता है। रक्त का थक्का करने वाले कारक जो है उसका क्या रोगी को क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उस रोगी के अंदर रक्त का थक्का जो है वो बन जाता है। अब हम बात करते हैं रीज़न की, क्या कारण है कि ये रोग हो जाता है। तो देखिए, ये रोग जो है वो लिंग सहलगन अप्रभावी जीन के कारण होता है। किसके कारण? लिंग सहलगन अप्रभावी जीन के कारण होता है। अप्रभावी जीन के कारण होता है। अब ये क्या कारण है कि लिंग सहलगन अप्रभावी जीन का क्या मतलब है कि एक्स गुणसूत्र जो है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था पीछे वाले टॉपिक के अंदर 20 जीन पाई जाती हैं या 20 लक्षणों वाली जीन पाई जाती हैं, जिनमें एक तो कलर ब्लाइंडनेस वाली हो गई और एक हो गई हीमोफीलिया वाली। इस एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती हैं। जीन कहाँ उपस्थित होती हैं? इस एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती है और इसकी वंशागति भी किसके समान होती है? कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है उसके समान होती है। उसके समान ही इसकी क्या होती है? वंशागति होती है। और यही कारण है कि ये रोग किसके अंदर होता है? पुरुषों के अंदर होता है, जबकि महिला के अंदर क्यों नहीं होता? मैंने कलर ब्लाइंडनेस के अंदर भी आपको बताया था कि ये रोग जो है वो महिला के अंदर नहीं होता है, क्योंकि महिला के अंदर एक्स गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। एक्स गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं और उनके ऊपर एक के ऊपर अप्रभावी है तो दूसरी के ऊपर प्रभावी होगी, जिसके कारण ये रोग जो है वो नहीं हो पाता है। ये केवल किसका काम करते हैं? वाहक का कार्य करती हैं। तो महिलाएं किसका काम करती हैं? केवल वेक्टर का कार्य करती हैं, वाहक का कार्य करती हैं। इसके अलावा अगर बात करें, यदि किसी स्त्री में दोनों अप्रभावी विकल्पी जीन होते हैं, अगर दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी विकल्पी जीन है, अप्रभावी विकल्पी जीन है, तो आपको बता देता हूँ वह जो लड़की है वो वयस्क होने तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या होने तक? अगर वो वयस्क होती है, यंग होती है, तब तक उसकी क्या है? मृत्यु हो जाएगी या वो जीवित नहीं रह पाएगी। इसका कारण ये है कि जो लड़कियां होती हैं जब उनकी उम्र 12 साल हो जाती है, 12 वर्ष के बाद जब वो प्यूबरिटी में प्रवेश करती हैं तो उनके अंदर मासिक धर्म शुरू होता है। क्या शुरू होता है? मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होता है, और जिसके अंदर आपको पता है रक्त स्राव होता है। क्या बहता है? रक्त बहता है, और रक्त बहने की कंडीशन के कारण जो रक्त है वो शरीर से पूरा बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उस लड़की की मौत हो जाती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की पुत्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। मान लीजिए ए है वो रोगी है, तो इसके होने वाली बी और सी पुत्रियां हैं, वो इसकी क्या होंगी? वाहक होंगी। कहने का मतलब है इन पुत्रियों के होने वाले पुत्र के अंदर ये रोग होगा, क्योंकि उनमें एक्स गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है एवं इस गुणसूत्र में रोग का जो जीन है वो उपस्थित रहता है। और इन वाहक पुत्रियों की शादी अगर सामान्य व्यक्ति से कर दी जाए तो इनके होने वाले पुत्रों के अंदर क्या हो जाता है? हीमोफीलिया रोग जो है वो हो जाता है। जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस के अंदर पढ़ा था उसी प्रकार इनके अंदर होता है। तो ये है हीमोफीलिया रोग, बिल्कुल ईजी सा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस दोनों एक जैसी हैं। तो उसके अंदर क्या था? दिखाई नहीं देता है, और इसके अंदर क्या है भाई? उसके अंदर कलर जो है ग्रीन और रेड कलर है, उनकी पहचान नहीं हो सकती। इसके अंदर क्या होगा? रक्त का जो है स्राव होता रहता है। अब अगर हम बात करें आगे, इसके बाद में हमारे पास 2 रोग और हैं। एक तो है सिकल सेल एनीमिया। कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद में सिकल सेल एनीमिया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातर। सेल का मतलब कोशिका और एनीमी का मतलब होता है अरक्तता, ठीक है। और इसके अलावा अगला जो रोग है वो है फेनिलकीटोनमी।
अर्थात इसको फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिनाइल कीटोनूरिया बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों की बात हम जो है वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे, जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका ये चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। आगे एक वीडियो और बनेगा जिसके अंदर ये दोनों रोग मैं आपको बता दूंगा, और आपका ये वीडियो जो है वो पूरा जो चैप्टर जो है 36 नंबर चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। अगले चैप्टर हम किसकी बात करेंगे? 37 नंबर चैप्टर की बात जो है वो करेंगे, जिसका नाम जो है वो भी किससे संबंधित है? जेनेटिक्स से संबंधित है, जिसका नाम है उत्परिवर्तन। 37 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? उत्परिवर्तन, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? म्यूटेशन बोला जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो आपका 40% सिलेबस अगर रहता है तो आपके 18 या 19 चैप्टर बचेंगे 42 चैप्टर में से, जिसमें से आपके मान लो 20 चैप्टर बचेंगे, तो आपके 10 जूलॉजी के आएंगे, 10 बॉटनी के आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके चैप्टर आने की संभावना है।